So hello friends, welcome back to my channel Materialize PSIR। ये आप एक बार ये हो गया Materialize PSIR। ठीक है, आज का जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं इस पेज पे पेपर 2 PSIR फ्रेमवर्क। तो आज का जो वीडियो का मेन फोकस है वो ये है कि जो पेपर 2 है PSIR में जो आता है उसके मतलब आंसर फॉर्मेट और आंसर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके अंदर फॉर बोथ पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, तो उससे पहले आप इस सामने देख सकते हैं कुछ है ना की टर्म्स और है, जैसे थ्योरी हो गई, ऑथर्स या स्कॉलर्स हो गए, या जार्गन्स या स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, यही तीन चीज़ें हैं ना मिला के, प्लस ऑफकोर्स एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, क्योंकि पेपर 2 थोड़ा सा प्रैक्टिकल है और टेक्निकल ज़्यादा है, तो आपको लाइव एग्जाम्पल्स देके समझाना पड़ेगा कि जो स्ट्रक्चर्स है या जो ऑथर्स है या जो थ्योरीज है प्रैक्टिकली कैसे लिखी जाती है, मतलब मैनिफेस्ट कैसे हो रही है रियल लाइफ में, तब जाके है ना वो एक प्रॉपर टेक्निकल आंसर बनता है। और पेपर 2 है भी बहुत टेक्निकल है, पेपर 2 का नेचर बहुत टेक्निकल है, तो आपको एग्जांपल्स के साथ ये तीनों चीज़ें मैनिफेस्ट करके दिखानी है। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप जैसा कि देख सकते हैं, जब आप पेपर 2 का सिलेबस उठाएगा ना तो आपको ये सारी थ्योरीज और अप्रोचेस मिलेगी। ठीक है, ये क्या कहते हैं जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल सोशोलॉजी, पोस्ट कॉलोनिज्म, ये सब आपको क्या कहते हैं अपने कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के अप्रोचेस में मिल जाएंगे। ये जो आइडियलिस्ट है, रियलिस्ट है, न्यू रियलिस्ट है, मार्क्सिज्म है, फंक्शनलिज्म है, ये आपको क्या कहते हैं आईआर की जो अप्रोचेज है। ठीक है, आईआर के जो लेंसेज है टू एनालाइज इंटरनेशनल रिलेशंस, ये आपको उधर मिल जाएंगे। जब आप इनको पढ़ोगे ना तो ये सारे जो ऑथर्स हैं ना ये आपको उधर मिलेंगे। और जब आप इन ऑथर्स के बारे में पढ़ोगे ना विद रिगार्ड टू द रिस्पेक्टिव अप्रोचेस, यू आर गोइंग टू डिस्कवर अ लॉट ऑफ जार्गन्स और कीवर्ड्स लाइक जीरो सम गेम, बैलेंस ऑफ पावर, पोलैरिटी हो गया, स्ट्रक्चरल एनार्की, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, पेरी सेमी पेरीफेरी, सिक्योरिटी डायलेमा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब क्या करें, इन सब को यूज़ करके ये सारे जो भी ऑथर्स, अप्रोचेस, की टर्म्स और क्या कहते हैं ये जो जार्गन्स है, इन सब को यूज़ करके है ना आप एक क्या कहते हैं PSIR पेपर 2 का आंसर बनाते हो। ये देखो, आप है ना पहले नेचर अंडरस्टैंड करो, आपको है ना एक प्रैक्टिकल आंसर देना। जो एग्जामिनर है ना उसको थ्योरी के साथ साथ क्या कहते हैं आपको ये बताना पड़ेगा कि इलस्ट्रेशन कि कैसे वो क्या कहते हैं मैनिफेस्ट हो रही है। जो भी वो थ्योरी है, जो भी क्वेश्चन है, मतलब जो क्वेश्चन की डिमांड है ना वो मैनिफेस्ट कैसे हो रही है रियल लाइफ में, रियल लाइफ के अंदर। ये अपने को कैसे करना है एग्जांपल्स के थ्रू। ये जब अपन सारी चीज़ें मिलाएंगे ना, थ्योरी प्लस स्कॉलरली ओपिनियन प्लस जार्गन्स प्लस इलस्ट्रेशन, ये आपको देगी प्रैक्टिकल आंसर। ठीक है, क्या देगी प्रैक्टिकल आंसर। तो जब आपने डेफिनेटली जो भी PSIR का होगा सब ने सुना होगा कि पेपर 2 बहुत टेक्निकल है। तो टेक्निकल क्यों है? टेक्निकल का रीज़न ही यही है कि आपको है ना आपका क्या कहते हैं आंसर को है ना प्रैक्टिकल आंसर बनाना है, रियल लाइफ आंसर बनाना है कि आप बताओगे कि जो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये जो सारी बातें करी है, ये जो जार्गन्स है, जो स्कॉलर्स है, इन्होंने जो बातें करी, जो अप्रोचेज है, ये मैनिफेस्ट कैसे हो रही है, हाउ आर दे मैनिफेस्टिंग। ठीक है, तो आपको मैनिफेस्टिंग का साथ में आंसर आना चाहिए, तब जाके आपका जो टेक्निकल पेपर है ना, ये क्या कहते हैं टेक्निकल पेपर है ना क्या कहते हैं टेक्निकल आंसर बनेगा। अब इसको पर्सनली मैं जो अप्रोच यूज़ करता था, ठीक है, तो आपको PYQ सॉल्व करके भी दिखाऊंगा मैं, पर PYQ सॉल्व करने से पहले जो पर्सनली मैं अप्रोच करता था तो वो करता था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग से मैं शुरू करता था इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू द नोट्स। ठीक है, क्योंकि नोट्स में क्या अंडरस्टैंडिंग, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर उसके बाद बार बार नोट्स देखने की जरूरत नहीं, आपको बस ब्रेनस्टॉर्म करना है, उससे इम्प्लाई करना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे है, जैसे कोई भी क्वेश्चन हुआ तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले, आंसर लिखने से पहले थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल। कोई भी रियल लाइफ एग्जाम्पल है उसको थ्योरी से कनेक्ट करो, जो भी आपने एग्जाम्पल सोचा है थ्योरी से कनेक्ट करो, या कोई भी अप्रोच होगी उससे कनेक्ट करो, या कोई स्कॉलर के ओपिनियन से मैच कर रहा है तो उससे कनेक्ट करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो आपका जो आंसर है ना वो ऑर्गेनिक आंसर आएगा, और फिर क्या वो अपने आप ही है ना फ्लो के अंदर जो क्वेश्चन है ना सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, आपको हर पॉइंट के बाद है ना रुकना नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को डिकोड कर लिया, और आप है ना क्या कहते हैं जो आसपास रियल लाइफ एग्जांपल्स है ना, जो आप इंस्टाग्राम या न्यूज़पेपर या कहीं पे भी देखते हैं, या फिर आपने जो स्टैटिक बुक्स में भी पढ़े हुए, वो एग्जांपल्स के थ्रू जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना तो अपने आप क्वेश्चन है ना खुलता चला जाता है। ठीक है, आपको ज़्यादा है ना ऐसा हर आर्ग्यूमेंट के बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। प्लस ये क्या करता है, एक ऑर्गेनिक फ्लो क्रिएट करता है। ठीक है, ऑर्गेनिक फ्लो क्रिएट करता है, तो आपका आंसर है ना बहुत नेचुरल लगता है।
ठीक है। प्लस क्योंकि अब जब आप एग्जाम्पल से क्वेश्चन को डिकोड कर दो ना, तो वो आपको प्रैक्टिकलिटी देता है आपके आंसर को। उससे क्या होगा मैं बताता हूँ। उससे जब एग्जामिनर है ना, जब आपका आंसर पढ़ेगा तो उससे समझ में आएगा कि इसको है ना पता है कि थ्योरी को मैनिफेस्ट कैसे करना है। और इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है, वेरी इंपॉर्टेंटली ये प्रूफ होता है कि द कैंडिडेट हैज़ अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज और हर ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल के आपको जो आपका जो सब्जेक्ट है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी, जब आप थ्योरी को है ना मैनिफेस्ट करके दिखाओगे वाया एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो फिर आपको नंबर मिल जाएंगे। वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शनल। ठीक है, टेक्निकल भी हो गया आंसर, आपके पास एग्जाम्पल्स भी आ गए और आपने बता दिया कि भाई जो थ्योरी है या जो भी कोई क्वेश्चन है उसको अपन कैसे रियल लाइफ में देखते हैं। अब है ना यही चीज़ आपको, आप ये ना स्ट्रक्चर याद रखना। ठीक है, ये की टर्म्स याद रखना और इन की टर्म्स को कैसे पुट करना है। थ्योरी, स्कॉलरली ओपिनियन, जार्गन, इलस्ट्रेशन, इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको जहाँ पे भी जो सही लगे, जहाँ पे कई बार आपको लगेगा स्कॉलरली ओपिनियन ज़्यादा सही तो वहाँ पे वो फिट करोगे, जहाँ पे आपको थ्योरी अप्रोच ज़्यादा सही लग रही है वहाँ पे वो पुट करोगे आप, जहाँ पे आप जार्गन्स का यूज़ कर सकते हो वहाँ पे वो पुट करोगे, डिपेंडिंग ऑल अपॉन योर एग्जाम्पल्स एंड योर क्या कहते हैं ऑन योर कैपेसिटी टू ब्रेनस्टॉर्म। ठीक है, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की पावर कितनी, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें, ये सारे टर्म्स है ना अपन अपने आंसर में फिट करेंगे। अब है ना मैं आपको लाइव ये क्या कहते हैं ये वीडियो पे PYQ के थ्रू करके दिखाता हूँ। ये है अभी जैसे कि आप देख सकते हैं 2024 का है पेपर, इसमें से अपन एक क्वेश्चन उठाते हैं, इसमें से उठाते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो सामने है एक क्वेश्चन, जैसे कि आप ये देखो, ये आपको दिख रहा है, व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न स्टेट इन एडवांस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एनालाइज। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, फीचर्स बताना है किसका, पोस्ट मॉडर्न स्टेट के एडवांस कैपिटल इकोनॉमीज के अंदर। ठीक है, तो अपने पास 3 की टर्म है। अब ये क्वेश्चन है ना अपन थ्रू एग्जाम्पल, थ्रू जो अपन ने जितने भी वो फ्रेमवर्क्स देखे थे की टर्म्स, उसको अपन ओपन करके इसका एक ऑथेंटिक आंसर निकालेगा। एक मिनट, क्या है, फीचर्स एक की टर्म प्लस पोस्ट मॉडर्न स्टेट सेकंड की टर्म प्लस एनालाइज। अब ये जो एनालिसिस है ना, ये इतना ब्रॉड टर्म है ना, आप इसको कहीं से भी एनालाइज कर सकते हो। इतनी सारी जो थ्योरीज बताई थी ना, थ्योरी एंड अप्रोचेस प्लस स्कॉलर्स, ये जो एनालिसिस है ना, ये पूरा गेम इन्हीं का ही है। इसमें आप जार्गन्स ऐड करो, ये आपका एनालिसिस है, समझ रहे हो। ये दो जो डिमांड है ना, इन दो का जो पूछ रहा है और उसका एनालिसिस पूछ रहा है, वो ये जो की टर्म्स है ना इन तीनों के अंदर, स्कॉलर्स के अंदर, थ्योरी और अप्रोच और जार्गन्स, यही आपका एनालिसिस बनेगा। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ना क्या कहते हैं वो एक आपको पेज दिखाया था जिसमें आप है ना वो सारे टर्म्स और ऑथर्स का नाम समझ सको और उनसे जहाँ पे भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, क्योंकि देखो बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है, अगेन इसमें मतलब है ना आपकी खूब लिबर्टी ले सकते हो, कुछ भी लिखने मतलब कुछ भी, मतलब आपके पास इतना अनलिमिटेड कंटेंट है ना इस क्वेश्चन को लिखने के लिए, कुछ भी लिख सकते हो। और ये जो 3 चीज़ें हैं ना आपको हेल्प करती है लिखने के लिए, प्लस ऑफकोर्स एग्जाम्पल अपन ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे स्टार्ट करेंगे तो ऑफकोर्स अगेन स्टार्ट विद इंट्रो। इंट्रो में क्या लिखोगे, इंट्रो में ये समझो पोस्ट मॉडर्न स्टेट क्या है। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न स्टेट क्या है अपना, कि पोस्ट मॉडर्न स्टेट क्या हुआ कि जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल नेशन स्टेट सिस्टम, क्या था, ट्रांसफर ट्रेडिशनल नेशन स्टेट सिस्टम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, ठीक है, और क्या कहता है, न्यू लिबरलिज्म, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये आपका ये क्या कहता है, पोस्ट मॉडर्न स्टेट का आपने एक डेफिनेशन बता दी। ठीक है, आपने बता दिया कि पोस्ट मॉडर्न स्टेट है क्या। अब आप इसको शुरू करेंगे अपन मेन बॉडी में। मेन बॉडी में आगे वही है, अपने को कुछ नहीं, इस पूरे क्वेश्चन को ये जो 3 ऊपर चीज़ें चीज़ें बताई थी उसमें डिवाइड करना है अलॉन्ग विद रेलेवेंट एग्जाम्पल्स। ठीक है,
तो जैसे कि अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो अपन जो पहला मेन बॉडी में एक आर्गुमेंट दे सकते हैं कि पोस्ट मॉडर्न स्टेट में जो एडवांस कैपिटलिस्ट स्टेट है, एडवांस कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आई कैन थिंक ऑफ क्या कहते हैं, राइज ऑफ, हाँ ये डालिए, राइज ऑफ सर्वेलेंस स्टेट। ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक स्टेट्स में क्या हो रहा है, राइज ऑफ सर्वेलेंस स्टेट। ठीक है, तो ये आपका आ गया पहला आर्गुमेंट। इसे जोड़ो, आपने पढ़ा होगा पेपर 1 के अंदर बेंथम्स क्या बोलते हैं, पैनोप्टिकन। ठीक है, जिसमें 24/7 सर्वेलेंस रहता है। ठीक है, तो अब ये देखो, आपने एक ऑथर लाया और पैनोप्टिकन आपका जार्गन भी हो गया, और क्या कहते हैं, अब आपने ये मतलब क्या कहते हैं पहला आर्गुमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, आपको ऐसे ही खोलते जाना। अब इसके साथ आप एग्जांपल्स के साथ खोल दो। ठीक है, 5 आइज क्या है, सारी मॉडर्न स्टेट है, और क्या कहते हैं सारी कैपिटलिस्ट स्टेट है। ठीक है, ये क्या करती है, इंटेलिजेंस। ठीक है, 24/7 इंटेलिजेंस। ठीक है, सर्वेलेंस रखती है, तो 5 आइज स्टेट है। ठीक है, इसमें आप क्या कहते हैं अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा, एक आदमी को पकड़ा गया था, क्या कहते हैं मैथ्यू वैन डाइक। ठीक है, डायरेक्टली ऑफ कोर्स सर्वेलेंस स्टेट से ये एग्जांपल रिलेटेड नहीं है, बट दिस एग्जांपल शोज राइज ऑफ डीप स्टेट। ठीक है, कि कैसे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, मैथ्यू वैन डाइक का क्या बोल रहे थे, CIA एजेंट बता रहे थे। ठीक है, अभी इंडियन कस्टडी में CIA एजेंट वाज ऑपरेटिंग नियर नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर। ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स डायरेक्टली आप सर्वेलेंस से नहीं है, बट आप यू कैन कनेक्ट दिस कि राइज ऑफ डीप स्टेट। ठीक है, इसमें CIA का एग्जांपल डालो, रॉ का डालो, मोसाद का डालो। ठीक है, तो ये मॉडर्न कैपिटलिस्ट जो स्टेट है उसमें क्या कहते हैं जो डीप स्टेट है ये और भी इंक्रीज हो रहा है। राइज ऑफ सर्वेलेंस स्टेट में आप 5 आइज का डालो। ठीक है, जो 24/7 और हर किसी पे अपना सर्वेलेंस रखता है। ठीक है, सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो, आपके क्या कहते हैं अपने कैरियर में क्या कर रहे हो, आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, तो आगे अपन मूव करते हैं। ये एक आपका एक पहला आर्ग्यूमेंट हो गया। आपको बस ऐसे ब्रेक करते जाना है। हर आर्ग्यूमेंट के अंदर या तो आपका थ्योरी होगा, या फिर आपका स्कॉलरली पर्सपेक्टिव होगा, या फिर आपका जार्गन होगा अलॉन्ग विद इलस्ट्रेशन। ठीक है, सेकंड आ जाओ। सेकंड में क्या है, सिक्योरिटी डायलेमा डाल दो, ये एक और जार्गन होगा। ठीक है, सिक्योरिटी डायलेमा हो गया आपका। सिक्योरिटी डायलेमा ट्रेडिशनल स्टेट में क्या था, ट्रेडिशनल वाले में क्या था, मिलिट्री, या फिर कह लो बॉर्डर कर लो, ये थे सिक्योरिटी डायलेमा। मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न स्टेट में क्या है, क्या पोस्ट मॉडर्न स्टेट में सबसे बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है, क्लाइमेट, साइबर सिक्योरिटी, और क्या कहते हैं साइबर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी। इसको AI से कनेक्ट कर दो, AI, ताकि कुछ थोड़ा रेलेवेंट लगे कि हाँ करंट के जैसे AI में क्या कहते हैं AI की वजह से ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है। तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, मॉडर्न जो इकोनॉमीज है उनमें सिक्योरिटी डायलेमा। ठीक है, पुराने वालों में मिलिट्री और बॉर्डर सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी में बात होती थी। अब क्या पोस्ट मॉडर्न स्टेट में फिजिकल सिक्योरिटी सिर्फ मिलिट्री या बॉर्डर से नहीं है, या फिर इवन फिजिकल सिक्योरिटी ही नहीं है, और भी चीज़ें, क्लाइमेट हो गई, साइबर हो गई, डेटा हो गई, जो पर्सनैलिटी सिक्योरिटी है आपकी पर्सनैलिटी की। ठीक है, कि आपके जो पर्सनल डेटा है उसकी सिक्योरिटी है। AI है वो आपका ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करे सोसाइटी में। तो ये नए सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स है। इसका आप एग्जांपल डालो, जैसे क्या कहते हैं AI समिट हुई थी अभी इंडिया में 2026 में, AI समिट हुई थी। ठीक है, UNFCCC का एग्जांपल डालो, जो कॉप्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न स्टेट में सिक्योरिटी डायलेमास कैसे शिफ्ट हुए फ्रॉम मिलिट्री एंड बॉर्डर टू न्यू एरियाज, क्लाइमेट हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, डेटा सिक्योरिटी हो गया, AI की वजह से जो ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है वो हो गया। ठीक है, तो इससे और भी क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, स्टेट इज़ बिकमिंग मोर रेगुलेटरी। कि अगर जब AI वगैरह को अपन क्या कहते हैं इसको रेगुलेट करेंगे तो स्टेट भी क्या है, स्टेट की जो पावर है वो और इंक्रीज हो रही है, स्टेट इज़ बिकमिंग मोर रेगुलेटरी। तो आप एक और पॉइंट यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो AI से जोड़ के, या फिर क्या कहते हैं डेटा सिक्योरिटी से जोड़ के। ठीक है, अब आप देखो अपने एग्जांपल्स, जो ये एग्जांपल्स है इन्हीं के साथ आपको अपनी थ्योरी, अपने जार्गन्स जोड़ते जाना है और उसे यूज़ करते जाना है। और आ जाओ आगे चलते हैं अपन। 2 पर्सपेक्टिव हो गए अपने, 2 एग्जांपल्स भी हो गए। अब और डालो, इसमें हाइपर ग्लोबलिस्ट का भी डाल सकते हो, हाइपर ग्लोबलाइजेशन से जोड़ दो। ठीक है, हाइपर ग्लोबलिस्ट क्या बोलते हैं, कौन थे जो मेजर प्रोमिनेंट थे, वो हाँ में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वहाँ में थे जिन्होंने बॉर्डरलेस वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट दिया था।
हाँ ठीक है, केनोची ओहामे, ठीक है, इन्होंने कहा था बॉर्डरलेस वॉर। इसमें क्या होता है कि स्टेट सोवरेनिटी इज डिक्लाइनिंग। क्यों? और क्या हो रहा था? राइज ऑफ एमएनसीज। ठीक है, अब इसका कोई एग्जांपल सोचो। हाइपर ग्लोबलिस्ट अभी जो स्टेट है, जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट स्टेट है, उसमें क्या है? उनका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। मॉडर्न कैपिटलिस्ट स्टेट में राइज ऑफ एमएनसीज का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। इसका अगर आपने करंट में, जितना मेरे को एक बहुत बढ़िया एग्जांपल याद आ रहा है करंट में, आज से 2 या 3 साल पहले यूक्रेन ने क्या कहता है, इलॉन मस्क से डिमांड करी थी कि वो स्टारलिंक दे दे। क्यों? कम्युनिकेशन के लिए, मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए। तो अब यूक्रेन, आप खुद सोचो, पूरा होल कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन इलॉन मस्क टू अलाउ देम टू यूज स्टारलिंक फॉर देयर मिलिट्री कम्युनिकेशन। तो ये क्या हाइपर ग्लोबलिस्ट क्या है? इसकी वजह से क्या हो रहा है? स्टेट की जो सोवरेनिटी है वो डिक्लाइन हो रही है, जो एमएनसीज है उनकी सोवरेनिटी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि इलॉन मस्क जैसे जो प्लेयर्स है वो स्टारलिंक जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज चलाते हैं, जो कि पूरे एक स्टेट के मिलिट्री कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आज मस्क चाहे तो उसे ऑन कर दे, और कल को अगर मस्क का मूड ना हो तो उसे ऑफ कर दे। तो लाइक समझ रहे हो? तो यूक्रेन की सोवरेनिटी यहाँ पे डिक्लाइन है। तो हाइपर ग्लोबलिस्ट पर्सपेक्टिव हो गया सेम। और आप इसे डिफरेंट डायमेंशंस पर और खोलते जाओ। यहाँ पर अपन ने ये डायमेंशन खोला और डायमेंशंस खोल लेते हैं, ठीक है। इसमें 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ये है, हाँ ठीक है। कितने 3 पॉइंट्स हो गए मेरे ख्याल से। चौथा एक और लिख लो। चौथा और क्या हो सकता है इसमें? हाँ, राइज ऑफ प्लूटोक्रेसी लिख लो, ठीक है। आपने एक देखो नया कितना अच्छा ये टर्म है प्लूटोक्रेसी। इसमें प्लूटोक्रेसी मतलब वो होता है जब जो एक्स्ट्रा वेल्दी जो लोग होते हैं ना, वो अपनी फाइनेंशियल पावर को ट्रांसलेट करते हैं पॉलिटिकल पावर में। ये होती है प्लूटोक्रेसी, ठीक है। अभी जैसे फ्रांसिस फुकुयामा ने रिसेंटली 3-4 साल पहले एक ऐसे लिखा था, उस ऐसे का नाम था अर्थ कमिंग प्लूटोक्रेसी, जिसमें फ्रांसिस फुकुयामा ने बताया था कि जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट स्टेट है ना, कैपिटलिस्ट स्टेट, उसके अंदर कैसे जो एक्स्ट्रा वेल्दी और जो एक्स्ट्रा पावरफुल लोग हैं, फाइनेंशियली पावरफुल लोग, वो अपनी फाइनेंशियल पावर को पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और उसका प्राइम एग्जांपल था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने शायद लॉकहीड मार्टिन, जैसे लॉकहीड मार्टिन क्या कहते हैं, बहुत बड़ी डिफेंस कंपनी है। ये आपने सबने सुना होगा, जो F-35 F-22 अपन देखते हैं ना, वो लॉकहीड मार्टिन ही बनाती है। इसका बहुत हैवी इन्फ्लुएंस है यूएस की मिडल ईस्ट पॉलिसीज़ पे। क्यों है हैवी इन्फ्लुएंस? क्योंकि जो सऊदी अरेबिया है ना, वो लॉकहीड का बहुत बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ठीक है। तो अब देखो, अब कैसे जो सऊदी अरेबिया है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है लॉकहीड मार्टिन का, जो डिफेंस ये इक्विपमेंट्स बनाती है, और उसका इन्फ्लुएंस डायरेक्टली यूएस की मिडल ईस्ट पॉलिसी पे आता है। तो ये क्या है? ये प्लूटोक्रेसी तो है। जो एक्स्ट्रा वेल्दी, जो एक्स्ट्रा फाइनेंशियली वेल्दी पावरफुल एंटिटीज़ है, वो अपनी फाइनेंशियल पावर को यूज़ करके पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। इससे आप देखो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ही नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिक्स भी कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है, और कहाँ हो रहा है? देखो कैपिटलिस्ट पोस्ट मॉडर्न स्टेट्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो अभी और देखो, और देखते हैं। मैं एक बार इनका थोड़ा सा, हाँ ठीक है, 4 ये हो गए। और खोलते जाओ, कुछ भी मतलब है ना, आप कितने सारे पर्सपेक्टिव, कितने सारे अप्रोचेज है, ठीक है। किसी से भी अपन कनेक्ट करो इस क्वेश्चन को पोस्ट मॉडर्न स्टेट में, ठीक है। किससे कर सकते हैं अपन? किससे कर सकते हैं? इमैनुअल वॉलरस्टीन से करते हैं, चलो, है ना, इमैनुअल वॉलरस्टीन। सिंपल, इन्होंने क्या दिया था? वर्ड सिस्टम थ्योरी। इसमें क्या था? कोर, पेरिफेरी, ठीक है। कि यही है कि जो कोर कंट्रीज़ है, कोर कंट्रीज़ क्या है? मॉडर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज़, ठीक है। जैसे यूएस है, वो क्या कर रही है? पेरिफेरी से इकोनॉमिक वैल्यू एक्सप्लॉइट कर रही है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही है, ठीक है। तो अब इसको देखो, और ये कैसे कर रही है? इसका एग्जांपल डाल दो। सबसे रिसेंट जो एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है डीआरसी का है। डीआरसी में क्या है? कोबाल्ट। तो जितने भी ये बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएसए, वो यहाँ से कोबाल्ट निकालते हैं। ये कोबाल्ट क्या कहाँ यूज़ होता है? टेस्ला की कार बनाने में,
टेस्ला कार यूएस है, समझ रहे हो। तो ये इमैनुअल वॉलरस्टीन का इसने आपने इससे बता दिया कि कैसे जो इकोनॉमिक वैल्यू है डीआरसी से बाहर निकाली जा रही है और बूस्ट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ यूएस है। आपने वर्ड सिस्टम थ्योरी भी डाल दी और जार्गन भी डाल दिया, कोर पेरिफेरी और ऑथर भी डाल दिया और एग्जाम्पल भी डाल दिया। कितना परफेक्ट, आप खुद देखो कितना परफेक्ट है, सारी चीज़ें एक साथ आ गई, समझ रहे हो। तो इसको सेम चीज़ यहाँ पे ना, सेम ही एग्जाम्पल को यूज़ करके एक नया पर्सपेक्टिव यूज डाल सकते हो। इसको कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस से कनेक्ट कर दो, समझ रहे हो। इंटरडिपेंडेंस किसने दिया था? रॉबर्ट क्योहाने ने। आप इस सेम ही एग्जाम्पल को यूज़ करके एक नया पर्सपेक्टिव डाल दो, कह दो कि नहीं हम वो क्या कहते हैं यूएस एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, बट इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, फ्री इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इससे आप डाल दो कि कैसे दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट मिल रहा है। अगर वो कोबाल्ट ले रहे हैं तो वहाँ पे कुछ पे भी तो कर रहे होगे ना डीआरसी को। तो आपको बस सेम एग्जाम्पल से यूज़ करके आपने दो पर्सपेक्टिव अलग अलग जोड़ दिए, ठीक है। और यही है, देखो इसमें भी आपने क्या कहते हैं एक जार्गन यूज़ कर लिया, एक ऑथर यूज़ कर लिया, एक नया लिबरल पर्सपेक्टिव आ गया, समझ रहे हो। खोलते जाओ बस पूरे क्वेश्चन को, आपको पेपर 2 के अंदर ऐसे ही खोलना है कि है ना आपकी जो थ्योरी है ना उसका प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन कैसे हो रहा है, उसका एग्जाम्पल और कुछ जार्गन्स कि वो है ना कैसे इंटरनेशनल ऑर्डर को है ना क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को, जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है ना उसको कैसे चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। ऊपर जैसे अपन ये देख रहे हैं जब क्या कहते हैं जब एमएनसीज, यहाँ पे अपन ने एमएनसीज बात करी थी कि राइज ऑफ एमएनसीज है, यहाँ पे ये रहा, इसको मेरे को जूम करने दो यहाँ पे। हाँ, जैसे अब राइज ऑफ एमएनसीज है, इसमें आप बताओ इसमें ग्लोबल स्ट्रक्चर कैसे शेप हो रहा है, ग्लोबल स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। इट इज़ क्रिएटिंग स्ट्रक्चरल एनार्की, बना रहा कि नहीं बना रहा। जब स्टेट सोवरेनिटी डिक्रीज होगी तो क्या इंक्रीज होगा, स्ट्रक्चरल एनार्की क्रिएट कर रहे कि नहीं कर रहे। हाउ राइज ऑफ एमएनसीज का इन्फ्लुएंस is becoming greater than state sovereignty which is creating what structural anarchy। तो समझ रहे हो, आपने IR का स्ट्रक्चर भी बताना है, कहीं ना कहीं बताते रहो, अपने आंसर्स में ये सब जोड़ते रहो, ठीक है। कि IR का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है, थ्योरी क्या थी, एग्जाम्पल क्या था, मैनिफेस्टेशन क्या है, और क्या कहते हैं जो भी अपन जार्गन्स बीच में यूज़ कर रहे हैं। तो इट गिव्स यू अ वेरी रिच प्रैक्टिकल आंसर, जिसके आपको खूब अच्छा मार्क्स मिलते हैं। तो अपन ने इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस करे, इसको आप है ना कहीं भी और भी खोलते जाओ, क्योंकि ऑफकोर्स 15 मार्कर का क्वेश्चन है तो आपके पास खूब सारा स्कोप है। इसको आप डाल दो सोशल एस्पेक्ट से देखो, ठीक है। कौन सा कितने पॉइंट हो गए, मेरे ख्याल से 5 हो गए। छठा पॉइंट डालो, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से कनेक्ट कर दो, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ा होगा आपने हंटिंगटन, ठीक है, हंटिंगटन ने दिया था, इसको डाल दो। कैसे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कैसे है। इस्लामोफोबिया बताओ कैसे, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या कहते हैं, जो पोस्ट मॉडर्न स्टेट है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इस्लामोफोबिया कैसे इंक्रीज़ हुआ आफ्टर 9/11, कितना इस्लामोफोबिया इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। ब्लैक लाइव्स मैटर क्या था, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, रेशियल क्लैश था, ठीक है। ये एग्जांपल देके बता दो कि ये जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट सोसाइटी में अभी ब्लैक लाइव्स मैटर, और ये कहाँ हुए थे, यूएसए के अंदर ही तो हुए थे। यूएसए क्या है, पोस्ट मॉडर्न स्टेट है, कैपिटलिस्ट स्टेट है। एग्जाम्पल ये रहा, थ्योरी ये रही, स्कॉलर ये रहा, ठीक है। तो इससे आप बताओ कैसे क्या कहते हैं, इसको आप है ना ऐसे भी जोड़ सकते हो, ग्लोबल विलेज से जोड़ दो, ग्लोबलाइजेशन से जोड़ दो। ग्लोबल विलेज क्यों, जब क्या कहते हैं जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर है, तो जब ब्लैक लाइव्स मैटर सिर्फ क्या कहते हैं इंसिडेंट भले यूएसए में हुआ, पर जो इंस्टाग्राम पे थे, आपने सबने देखा होगा, सबने अपनी स्टोरीज दिलाई थी, ठीक है। ब्लैक लाइव्स मैटर सेम, फ्री पैलेस्टाइन का देखो, ठीक है। तो भले ही अभी पैलेस्टाइन वाला इशू है, ये था मिडल ईस्ट में, पर ये क्यों, ये जो मूवमेंट है ये यूएसए में इतना पॉपुलर हुआ था, ठीक है। जो ब्लैक लाइव्स मैटर है यूएसए में था, पर ये दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी सोशल मीडिया के थ्रू क्या कहते हैं इसने बहुत सपोर्ट गेन करा था। तो ये क्या हुआ, इससे क्या शो कर रहे हैं कि जो पोस्ट मॉडर्न स्टेट है ना, कैपिटलिस्ट स्टेट, दे आर बिकमिंग ग्लोबल विलेज, यानी जो भी चीज़ उनके अंदर हो रही है ना, वो दूसरी कंट्रीज या दूसरे जो लोग हैं ट्रांसनेशनल बॉर्डर मतलब बॉर्डर्स को ट्रांसेंड कर रही है, और दूसरे सोसाइटीज़ के अंदर भी इम्पैक्ट दे रही है, और दूसरी सोसाइटीज़ भी उनके ट्रेंड्स फॉलो कर रही है, जो ये पोस्ट मॉडर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स के अंदर जो चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो अभी ऊपर आ जाता है, इसको सेम इन क्वेश्चंस को आपको है ना कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट क्या कहते हैं स्कॉलर्स के साथ खोलते रहना है,
ठीक है, इसमें आप और भी डाल दो, जैसे पोस्ट मॉडर्न के जो स्कॉलर्स हैं उन्हीं को ही यूज़ कर लो। पोस्ट मॉडर्न स्कॉलर्स क्या हो गए, ठीक है, जैसे राइज ऑफ बायो पावर, पोस्ट मॉडर्न स्कॉलर थे, कौन थे, माइकल फूको, इससे कनेक्ट कर दो। तो आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया जिसमें आपने ये जार्गन यूज़ करा, बायो पावर, एक आपके पास स्कॉलर आ गया, ठीक है, एग्जांपल डाल दो। डिजिटल सेंसस, इंडिया में करा रहे डिजिटल सेंसस, वो क्या है, उसी का तो है कि कैसे जो बायो पावर है गवर्नमेंट उसको डेटा के अंदर कन्वर्ट कर रही है, ठीक है, फॉर बेटर कंट्रोल। जब सरकार के पास डेटा जाएगा कि सेंसस है, लोगों के पास क्या, मतलब लोगों का जो पर्सनल डेटा जाएगा कि कितनी क्या कहते हैं उनकी जो फाइनेंशियल इनकम है, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो कैसी है, तो क्या कहते हैं गवर्नमेंट को अलाउ करता है टू इंक्रीज देयर कंट्रोल, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो बायो पावर का ही तो एग्जांपल हो गया जो माइकल फूको बात करता है। माइकल फूको खुद भी क्या है, पोस्ट मॉडर्न स्कॉलर ही तो है, ठीक है। सेम चीज़ आप नॉर्म शेपिंग से कनेक्ट कर दो कि कैसे पोस्ट मॉडर्न स्टेट है ना नॉर्म्स क्रिएट करता है या फिर नैरेटिव्स क्रिएट करता है, कैसे करता है, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेट करो, कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव से, ठीक है। एग्जाम्पल डालो इसका, एग्जाम्पल क्या है, जैसे येलो जर्नलिज्म होता है। येलो जर्नलिज्म यानी जब जो मीडिया जो या जर्नलिस्ट होता है ना वो एक बायस्ड रिपोर्ट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप यूएसए में देखोगे ना तो यूएसए की जो पॉलिटिक्स है ना उसके अंदर क्या होता है, जो सीएनएन है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आप एक बार चेक भी कर लो ना, सीएनएन है वो डेमोक्रेट्स को ज़्यादा डेमोक्रेट्स के फेवर में अपनी न्यूज़ दिखाती है। जो फॉक्स चैनल है वो रिपब्लिकन्स के फेवर में दिखाती है, समझ रहे हो। तो ये क्या है, ये अपना अपना नैरेटिव शेप कर रहे हैं। अब जो मासेस है जो सीएनएन को देखेंगे तो उनका जो फेवर है वो डेमोक्रेट्स की तरफ ज़्यादा जाएगा, जो फॉक्स न्यूज़ चैनल है उनको देखेंगे उनका रिपब्लिकन्स के थ्रू रिपब्लिकन्स के पास ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक ये नैरेटिव शेपिंग हो गया। इसको आप कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है उससे भी जोड़ सकते हो, आईआर के अंदर एक अप्रोच है, नैरेटिव शेपिंग होगा, नॉर्म शेपिंग, इसको आप उससे जोड़ो। पोस्ट मॉडर्न स्कॉलर है फ्रेडरिक नीत्शे, उन्होंने बोला था कि ट्रुथ इज शेप्ड बाय हु, पावर एलिट्स। जो लोग पावर में है ना वही ट्रुथ को शेप करते हैं, ठीक है। आज जो भी अपन ट्रुथ है, जो भी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल है, नॉन एक्सेप्टेबल है, ठीक है, वो सब जो वो सारा जो नॉर्म है ना, वो सारे जो कल्चर है, जो सारा ट्रुथ है वो है ना पावर एलिट शेप करते हो। कैसे करते हैं, क्योंकि देखो ना मीडिया हाउसेस पे किनका कंट्रोल है, एलिट्स का ही होगा ना, एक कॉमन आदमी का कंट्रोल थोड़ा ना सीएनएन या फॉक्स के ऊपर। जो ऊपर पावर एलिट्स बैठे वही बता रहे कि सीएनएन को डेमोक्रेट्स के फेवर में न्यूज़ देनी है और फॉक्स को रिपब्लिकन्स पे। तो क्या कर रहे हैं, ट्रुथ इज शेप बाय पावर एलिट्स, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा है, ये कहाँ पे है, ये दोनों न्यूज़ चैनल पोस्ट मॉडर्न स्टेट के अंदर है, कैपिटलिस्ट स्टेट के अंदर है, कहाँ पे, यूएसए के अंदर, ठीक है। इसको सेम आपको बस ऐसे है ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ खोलते जाना है। लास्ट में जब है ना देखो 15 मार्कर का है, ठीक है, आपने ये 3 पेज हो गए, 3 पेज मिलेगा, इधर तक है ना आप ये सारे डिफरेंट डायमेंशंस खोलो, डायमेंशन इधर आते हैं ना, इसमें आप एक है ना समरी एनालिसिस दे दिया करो। जैसे मैं पर्सनली बहुत यूज़ करता था और मैंने टॉपर्स कॉपी से ही सीखा है कि पूरा क्वेश्चन को अलग अलग डायमेंशंस खोलने के बाद एक समरी एनालिसिस देते हो, ठीक है। कुछ लोग इसे क्रिटिसिज्म बोलेंगे, चाहे इसे क्रिटिसिज्म बोल लो, बट मैं इसको समरी एनालिसिस की तरह देखता था। तो लास्ट में जो समरी एनालिसिस क्या है, आपने ना पूरे जो जितनी भी बातें करी ना इसमें कई सारे प्लस पॉइंट्स भी हैं और माइनस पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। तो आप एक बैलेंस या फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक बैलेंस एनालिसिस दे दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से आपने खोल दिया, अब ये क्या आईआर थ्योरी है आपकी, आप पेपर 2 के अंदर वन ऑफ द थ्योरी जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, आईआर क्या कहती है कि पोस्ट मॉडर्न स्टेट स्टिल रिमेन्स सेंट्रिक, ठीक है। आईआर रियलिज्म का क्या स्टेट सेंट्रिक है, तो ये कहती है कि नहीं भाई ग्लोबलाइजेशन या किसी और की वजह से स्टेट अभी भी पावरफुल है, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर स्टेट इज स्टिल द सेंटर पॉइंट। इसका जैसे एग्जांपल अपन ने सर्वेलेंस स्टेट के अंदर पढ़ा था, ठीक है। सेम ये इसके क्या कहते हैं, एक और उससे देख लो, लिबरल के पर्सपेक्टिव से देख लो कि क्या कहते हैं, पोस्ट मॉडर्न स्टेट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली
इंक्रीज कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी कर लो, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा बढ़ गई पोस्ट मॉडर्न स्टेट्स की, पोस्ट मॉडर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स की। इसका एग्जांपल वही सप्लाई चेन्स वाला, सप्लाई चेन्स दिखा दो कि कैसे, जैसे कि यूएसए में जो एप्पल फ़ोन आता है, एप्पल फ़ोन वो चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर्ड होता है, ठीक है। अब यूएसए और चाइना वैसे राइवल्स है, पर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस क्यों? ट्रेड की वजह से, समझ रहे हो। ये आपने एक लिबरल दे दिया, एक मार्क्सिस्ट दे दो सेम, कि क्या कहता है जो पोस्ट मॉडर्न स्टेट है एडवांस कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के अंदर, दैट है दोज हैव स्ट्रेंथन ग्लोबल कैपिटलिज्म, समझ रहे हो। तो ये देखो आपने एक तीन है ना, तीन अलग अलग थ्योरेटिकल एनालिसिस है, तीन अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दे दिए। जितना भी अब ये चीज़ ने क्या करा है ना, आपने जितना भी जो मेन बॉडी के अंदर डायमेंशंस खोले हैं ना, उसको समराइज कर दिया है तीन अलग अलग ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। क्योंकि देखो आप ये देखो ना, अपन ने जितनी भी बातें करी वो सारी की सारी ऑलमोस्ट इन तीनों पर्सपेक्टिव्स के अंदर कहीं ना कहीं आ ही जाएगी, ठीक है। अब ये आपने ये दे दिया, समरी एनालिसिस दे दिया, इसके बाद क्या कहते हैं कंक्लूजन, और ख़त्म आपका आंसर। तो आप ये देखो अपन ने ना कितनी सारी डायमेंशंस कैसे ही खोली, अपन ने वो ही फ्रेमवर्क यूज़ करा, ठीक है, जो अपन ने सबसे पहले देखा था। थ्योरी प्लस स्कॉलर्स प्लस जार्गन्स प्लस एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे ये देखो सर्वेलेंस से शुरू हुए थे, अपन ने स्कॉलर इंट्रोड्यूस करा बेंथम, ठीक है, जार्गन यूज़ करा पेनॉप्टिकन, और एग्जाम्पल डाल दिया 5 आइज। अगेन वापस स्ट्रक्चर बताया अपन ने, पहले अपन ने स्ट्रक्चर से शुरू कर दिया सेकंड पॉइंट में कि सिक्योरिटी डायलेमा है, ठीक है, तो वो अपना जार्गन हो गया। अब उससे अपन ने क्या कहते हैं ये बताइए कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पुराने में मिलिट्री और बॉर्डर था, अब देखो नए जो चीज़ें हैं वो है क्लाइमेट, साइबर सिक्योरिटी, एग्जाम्पल दिया अपन ने AI समिट, और COPs जो अपन UNFC से कराती है, हाइपर ग्लोबलिस्ट से अपन ने एक नया पर्सपेक्टिव इंट्रोड्यूस करा, उसमें अपन ने केनोची वामे का बॉर्डरलेस वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। तो आपकी एक थ्योरी हो गई, आपका एक ऑथर हो गया, आपका एक जार्गन हो गया बॉर्डरलेस वर्ल्ड, प्लस आपने एक स्ट्रक्चर भी बता दिया कि जैसे हाइपर ग्लोबलिस्ट में जैसे राइज ऑफ MNCs हो रहा है, ठीक है, उसमें कैसे वो स्ट्रक्चरल एनार्की क्रिएट कर रहा है, क्यों? क्योंकि स्टेट सोवरेनिटी कम हो रही है। और आपने एग्जांपल बता दिया यूक्रेन एलॉन मस्क का, ठीक है, करंट एग्जांपल भी है और एग्जांपल फिटिंग द आर्ग्यूमेंट भी है, कोई रैंडम एग्जांपल भी नहीं है, ठीक है। सेम चीज़ राइज ऑफ प्लूटोक्रेसी, इमैनुअल वॉलरस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, कोर पेरिफेरी, ठीक है, उसमें एग्जांपल होता है DRC वगैरह। तो ये सब क्या है, देखो ये सब है ना, क्या कहते हैं, थ्योरी, स्कॉलर, जार्गन, स्ट्रक्चर और एग्जांपल, सेम फॉर्मेट अपन ने सारे ऑलमोस्ट सारे आर्ग्यूमेंट्स में यूज़ करा है। तो अगेन मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। इन समरी जो आंसर अपन लिखेंगे उसमें क्या है, थ्योरेटिकल या अप्रोच प्लस स्कॉलरली ओपिनियन प्लस जार्गन्स, ठीक है, कि जार्गन्स मोस्टली आपका है ना वो स्ट्रक्चर के ऊपर ही होता है, कि वो है ना IR का जो स्ट्रक्चर है ना, ये दोनों चीज़ जो है वो स्ट्रक्चर को कैसे शेप कर रही है, प्लस इन सब को मैनिफेस्टेशन दिखाना पड़ेगा, तो एग्जांपल। अब आप देखो कुछ भी नहीं बचा। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि आपने स्कॉलर नहीं डाला, या आपने जार्गन या स्ट्रक्चर नहीं डाला, या थ्योरी नहीं डाली, एग्जांपल। अभी देखो आप जब है ना सारे क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट करोगे तो आपको क्यों नहीं नंबर मिलेंगे, ठीक है, और उसको आप मैनिफेस्ट करके दिखाओगे। ये ऐसे जब आप करोगे ना तब आपको 280 प्लस 290 प्लस 300 प्लस मार्क्स मिलेंगे। और आप है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये यकीन नहीं हो रहा ना, आप टॉपर्स कॉपी देखना, टॉपर्स कॉपीज, ठीक है, उसमें आपको है ना ऑलमोस्ट यही अप्रोच मिलेगी, ठीक है। बस इसमें ज़्यादा ये हो सकता है कि कभी बार आप अप्रोच मिस कर दोगे, कभी बार आपको स्कॉलर मिस कर दोगे, कभी बार जार्गन मिस कर दोगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पर कोई ना कोई क्वेश्चन या आंसर में आपके पास कुछ ना कुछ ये सब होना चाहिए। प्लस ये सब है ना, ये जो फॉर्मेट है ना, आप ये जो स्ट्रक्चर ऐसे याद रखोगे ना, तब आपके पास है ना एक फ्रेमवर्क होगा कि मेरे को अब आंसर को लिखना कैसे, ये आपके पास फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि आप कोई भी जो क्वेश्चन है उसको कैसे कनेक्ट करना और कैसे शुरू करना है। तो आपको है ना यही चीज़ ये सब माइंड में फ्रेमवर्क रखना है। और यार ना जब आप टॉपर्स कॉपी देखो ना, तो इस फ्रेमवर्क को नोटिस करना और एग्जांपल्स के साथ, तो आपको इसी फ्रेमवर्क में मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए यही इतना ही मेरे को समझाना था कि पेपर 2 में आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो यूजिंग दीज पर्टिकुलर फ्रेमवर्क्स,
ठीक है। और ये चीज़ आप अपने सिलेबस से उठा सकते हो। सिलेबस में जो भी अप्रोचेज या जो भी स्कॉलर्स या जो भी लिखे हुए हैं उन सब की टर्म्स को अपने मेमोराइज करो और अपने आंसर में जोड़ते जाओ विद ऑफ कोर्स एग्जांपल। सो अगेन गाइस, इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ सपोर्ट मी। आई ओनली आस्क यू दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन बना रहे कि मैं आपको ऐसे PYQs के थ्रू, ठीक है, क्योंकि लोग क्या है ना, आप ये जो यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे ना, वो आपको सिर्फ है ना एक मतलब लिख के बता देगा कि ये चीज़ें करनी है, पर वो PYQ के थ्रू सॉल्व करके नहीं दिखाएगा। जैसे ये जो चीज़ है ना, मैं आपको 10 मिनट की वीडियो में बना के दिखा सकता है, पर मैंने ये चीज़ है ना आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाई है PYQ के थ्रू। मैंने आपको पहले फ्रेमवर्क समझाया, फिर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये कोई नहीं करता। लोग क्या मोस्टली क्या फ्रेमवर्क समझा के अपनी वीडियो ख़त्म कर देते हैं। वो 10 मिनट की वीडियो होती है। अब मेरी वीडियो आपको ना 30+ मिनट्स की दिखेगी। क्योंकि मैं आपको ना करके दिखा रहा हूँ PYQs के साथ कि मैंने सिर्फ है ना फ्रेमवर्क नहीं होता, आपको इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। ये इम्प्लीमेंटेशन है आपके सामने। तो गाइज अगेन प्लीज़, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।